यूट्यूब चैनल ओपन स्टडी एरिया पर बहुत सारे दोस्तों का ये कमेंट आ रहा है कि दोस्त सर जो है आप हिंदी और इंग्लिश को भी ले करके चलिए। तो दोस्तों बीपीएससी टीआरई 3.0 से देखा गया है कि हिंदी और अंग्रेजी का जो क्वालिफाई पेपर होता है 30 नंबर का, उसमें कुछ चेंजिंग भी किया गया है। उसमें इस बार देखा गया था कि अनुच्छेद और अंग्रेजी में पैराग्राफ दे करके उससे संबंधित यानी कि पैसेज दे करके उससे संबंधित प्रश्न आपको एग्जाम्स में पूछे गए हैं। इस समस्या का भी निदान हमारा यह यूट्यूब चैनल करने जा रहा है। तो चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपका किसी भी प्रकार का कोई क्लास छूट जाता है तो हमारे इस यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइएगा। बीपीएससी टीआरई 4.0 के नाम से वहां पर एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसे आप देख करके क्लियर करिएगा। बिल्कुल नए पैटर्न जो हिंदी इंग्लिश का है और उसी पैटर्न पर यह पूरा का पूरा वीडियो होगा। इसमें सारे प्रश्न ऐसे ही जो बिल्कुल रखे गए हैं, सेट किए गए हैं। सबसे ज़रूरी बात यह है कि बहुत सारे नए कैंडिडेट हैं, उनका ये कहना है कि सर हिंदी और इंग्लिश में कितने नंबर चाहिए। तो देखिए दोस्तों, हिंदी और इंग्लिश में कुल मिलाकर के मतलब 30 तिहाई 90 30% अर्थात 9 अंक आपको मंगाने हैं। और ये 9 अंक हिंदी अंग्रेजी दोनों को मिला करके कीजिए या हिंदी कर लीजिए। लेकिन ये बीपीएससी है, कब अपना मूड चेंज कर दे कोई ठिकाना नहीं है। अतः हिंदी और अंग्रेजी में भी आप अधिक से अधिक क्वेश्चंस करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो आइए आज की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इस सेशन में कि हम लोगों को 1 से लेकर के 8 नंबर तक क्वेश्चंस जो दिखाई देगा, 1 से लेकर के 8 तक वे अंग्रेजी के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, उतना ज़्यादा क्वेश्चंस भारी नहीं होता है, लेकिन इस बार थोड़ा सा इसमें दम था। टीआरई 1 और टीआरई 2 में उतना दम नहीं था, लेकिन टीआरई 3 में हिंदी और अंग्रेजी में, खास करके अंग्रेजी में दम मिला हुआ था। देखेंगे उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक पैराग्राफ दिया गया रहता है और उसी में से 5 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि 5 क्वेश्चनों का जवाब आप उसको पैराग्राफ के आधार पर देने होते हैं। इसी को हमने ध्यान में रखा है। आइए सबसे पहले पैराग्राफ को रीड करते हैं। पहले लिखा गया है रीड द पैसेज गिवन बिलो। जो नीचे दिया गया है पैराग्राफ यानी पैसेज, उसको पढ़िए एंड आंसर द क्वेश्चंस 1 to 5 और 1 से लेकर के 5 तक के प्रश्नों का आंसर दीजिए। ठीक है, गौर से देखिए, एक एक चीज को हम समझाएंगे और ऐसा करना सीखिए हमारे साथ। जैसे है लिखा गया है हिमालयाज आर द हाईएस्ट माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड। इसका मतलब हुआ कि हिमालय जो है वो दुनिया की सबसे ऊंची पर्वतमाला में से एक है, या सबसे ऊंची पर्वतमाला है। एक नहीं, सबसे ऊंची पर्वतमाला है। दे आर इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया। यह भारत के उत्तरी दिशा में है। एंड फॉर्म अ नेचुरल बैरियर विच द प्रोटेक्ट इंडिया ऑन द नॉर्थ। कहता है कि यह एक नेचुरल बैरियर है। बैरियर का मतलब होता है ना, रोकने वाला। इसी से बैरीगेटिंग आप समझते हैं, बैरियर लगा देना, बैरीगेटिंग कर देना। ठीक है, तो कहता है कि दे आर इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया। यह हिमालय किधर है? तो नॉर्थ ऑफ इंडिया है, अर्थात यह उत्तर दिशा में भारत के है। एंड फॉर्म अ नेचुरल बैरियर, और यह एक रुकावट का काम करता है, विच प्रोटेक्ट, जो कि सुरक्षा प्रदान करती है, इंडिया ऑन द नॉर्थ, यानी उत्तरी दिशा में भारत को यह क्या करती है? सुरक्षा प्रदान करती है। यहां तक ये आपके पास हो गए। कहता है कि मेनी ऑफ आवर होली प्लेसेज, बहुत सारे हमारे जो पवित्र प्लेसेज हैं, होली का मतलब पवित्र होता है, बहुत सारे हमारे होली प्लेसेज हैं, जो पवित्र स्थल हैं, आर सिचुएटेड हेयर, जो कि स्थित है यहीं पर। द ग्रेट रिवर्स ऑफ द नॉर्थ, यानी कि जो यहां से देखेंगे द ग्रेट रिवर्स ऑफ द नॉर्थ यानी कि उत्तर में, भारत के उत्तर में, या हिमालय से अर्थात हिमालय से जो उत्तर की तरफ हमारे भारत की बसी हुई है, उसमें जो नॉर्थ की नदियाँ कही जाती है, उसमें है द गंगा, द यमुना एंड द ब्रह्मपुत्र। ठीक है ना, फॉलो डाउन, उसी से निकल करके नीचे आती है, अर्थात हिमालय से ही निकल करके ये गंगा रिवर, उसके बाद यमुना या ब्रह्मपुत्र, ये सभी वहाँ से आती है। ये जो पैराग्राफ कह रहा है उसके हिसाब से, जो पैसेज कह रहा है उसके हिसाब से चलना है। These mountains and make the north of India very fertilized region। फर्टिलाइज का मतलब होता है उपजाऊ, याद रखेंगे, फर्टिलाइज का मतलब होता है उपजाऊ। तो बातें हो जाएंगी। दिस माउंटेन्स, यह जो माउंटेन्स है, ये पर्वतें जो हैं, मेक द नॉर्थ ऑफ इंडिया, उत्तरी भारत को बनाती है, वेरी फर्टाइल रीजन, यानी कि फर्टाइल का मतलब होता है उपजाऊ और रीजन का मतलब होता है क्षेत्र। यही वो जो नदियां हैं या यही वो माउंटेन है जो उत्तरी भारत को क्या बनाती है? उपजाऊ क्षेत्र बनाती है। आगे है द माउंटेन्स गिव्स शेल्टर टू वाइल्ड एनिमल। ठीक है,
कहता है कि यही वो माउंटेन है जो वाइल्ड रूप से शेल्टर प्रदान करती है, अर्थात भारी मात्रा में जानवरों को शेल्टर अर्थात रहने के लिए आवास प्रदान करती है। विच रोम अबाउट द फॉरेस्ट एंड एड टू द ब्यूटी ऑफ दिस रीजन, और यह उसको सुंदरता भी प्रदान करती है। आगे है, यहाँ से इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं ताकि स्पष्ट हो जाए। कहता है द फॉरेस्ट गिव अस वैल्यूएबल वुड, इसके जो फॉरेस्ट हैं, इसके जो मतलब कहा जाए कि आपके पास फॉरेस्ट के यानी जंगल हैं, ये हमें देती है वैल्यूएबल माने बहुत ही लाभदायक अर्थात महत्वपूर्ण वुड देती है, विच इज यूज्ड फॉर द बिल्डिंग, जो कि मतलब घरों को बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है, एंड फायरवुड, और फायरवुड के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। तो पहला है कि हिमालय आर द हाईएस्ट माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड, हिमालय जो है यानी कि दुनिया का सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। दे आर इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया, यह भारत के उत्तर में है। फाइंड अ नेचुरल बैरियर विच द प्रोटेक्ट इंडिया ऑन द नॉर्थ, यह भारत के उत्तर में स्थित है जो बैरियर के रूप में काम करती है और भारत को सुरक्षा देती है। मेनी ऑफ आवर होली प्लेसेज, बहुत सारे हमारे जो पवित्र स्थल हैं वो इसी पर निर्भर है, यानी इसी पर स्थित है। ग्रेट रिवर्स जो कि नॉर्थ में है, गंगा है, यमुना है, ब्रह्मपुत्र है, ये सभी के सभी जो वहाँ से बहती हुई आती हैं। दिस माउंटेन्स मेक अस द नॉर्थ इंडिया एवरी फर्टिलाइज रीजन, और यही जो पहाड़ी क्षेत्र माउंटेन्स है भारत को जो है एकदम उपजाऊ क्षेत्र के रूप में पहचान बनाती है, उत्तरी भारत के रूप में। उसी तरीके से है कि यहाँ पर कि एट द ब्यूटी ऑफ द रीजन द फॉरेस्ट गिव अस वैल्यूएबल, इसकी जो लकड़ियाँ होती हैं हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह इससे हम बिल्डिंग बनाते हैं और इसी से हम लोग फॉरेस्ट इत्यादि फायरवुड भी इससे प्राप्त होती है। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा और आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे इस पर आधारित जितने भी प्रश्न हैं उनको देखेंगे, 1 से लेकर के 5 तक प्रश्न आपको आएंगे। अब गौर से देखिएगा, पहला प्रश्न हमारे पास जो है वो उपस्थित है, वेयर आर द हिमालयाज। पहला प्रश्न है, ध्यान से इसका आंसर कीजिएगा। वेयर आर द हिमालय, हिमालय कहाँ है? द हिमालयाज आर इन द साउथ ऑफ इंडिया, ये गलत है। द हिमालयाज आर इन द वेस्ट ऑफ इंडिया, ये भी गलत है। द हिमालयाज आर इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये पहला आंसर आपको पता हो चुका होगा। देखेंगे 30 नंबर में कैसे क्वालिफाई किया जाता है, इसको हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग भागते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, प्रश्न देख लीजिएगा। प्रश्न है विच आर, देखेंगे गौर से, विच आर द ग्रेट रिवर ऑफ द नॉर्थ, यानी उत्तर में कौन सी नदी जो है वो ग्रेट रिवर के नाम से जानी जाती है इस पैसेज के अनुसार? गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, मोर देन वन ऑफ द एबव। जो पैसेज में था गंगा का भी नाम आया है, यमुना का भी नाम आया, ब्रह्मपुत्र का नाम भी आया। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही हो जाएगा आंसर, यानी मोर देन वन ऑफ द एबव, मोर देन वन ऑफ द एबव इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे अपने अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ और अगला नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर हम लोग लेकर के आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहेगा, ध्यान से देखिएगा और अगले क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर क्लिक करते हैं। व्हाट मेक्स नॉर्दर्न इंडिया सो फर्टाइल, वह कौन सी चीज़ है जो नॉर्दर्न इंडिया को, उत्तरी भारत को फर्टिलाइज करती है, फर्टाइल करती है, अर्थात फर्टाइल का मतलब कि उपजाऊ बनाती है। द ग्रेट रिवर्स मेक नॉर्दर्न इंडिया सो फर्टाइल, द फॉरेस्ट ऑफ द नॉर्दर्न इंडिया मेक इट सो फर्टाइल, द ग्रेट माउंटेन्स मेक नॉर्दर्न इंडिया सो फर्टाइल, यानी कि सो फर्टाइल वहाँ पर लिखा गया है। तीसरा नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, तो कहता है कि व्हाट मेक नॉर्दर्न इंडिया सो फर्टाइल। तो देखेंगे द ग्रेट रिवर्स मेक नॉर्दर्न इंडिया सो फर्टाइल, जो महान नदियां हैं उत्तर दिशा में भारत के, वही जो है इसको बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ बनाती है, जो कि पैसेज में लिखा गया था। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि अब तक ये क्वेश्चंस आप लोग कंप्लीट कर चुके होंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कहता है गिव अ सुटेबल, देखें गिव अ सुटेबल टाइटल ऑफ द पैसेज। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, प्रश्न को फिर से देखेंगे। गिव अ, ध्यान से देखिए, गिव अ सुटेबल टाइटल ऑफ द पैसेज, इस पैसेज का एक आप सुटेबल टाइटल क्या हो सकता है? द गंगा, द ब्रह्मपुत्र, द हिमालयाज, मोर देन वन ऑफ द एबव, नॉन ऑफ द एबव। उम्मीद करते हैं कि ये सारी बातें, जितना भी पैसेज था, यह पैसेज हिमालय पर लिखा हुआ था। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी
इस प्रश्न का आंसर सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको आसानी से समझ में आ रहे होंगे। आइए बढ़ते चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला नंबर क्वेश्चन आप देख लीजिए, यहाँ पर चौथा नंबर क्वेश्चन हो चुका है। 5वें नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। दोस्तों डेली बाय डेली हमारे साथ आप 8 बजे जरूर जुड़िए। लाइव सेशन में हम आप सभी का स्वागत करते हैं। प्रतिदिन नए नए कंटेंट लेकर के आते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, विच इज द हाइएस्ट माउंटेन्स ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ पर जो ऑप्शंस है, जो क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है विच इज द हाइएस्ट माउंटेन्स ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया का सबसे जो हाईएस्ट माउंटेन है वह कौन सा है, जो पैसेज में दिया गया था। केटू गार्डविन, कंचनजंगा, मकालू, मोर देन वन ऑफ द एबव या नॉन ऑफ द एबव। बड़ा ही शानदार ये प्रश्न पूछा गया, इसको मिटा लेते हैं। तो प्रश्न कहता है कि विच इज द हाईएस्ट माउंटेन्स ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया की सबसे हाईएस्ट माउंटेन कौन सी है। तो देखिएगा ऑप्शंस में हम लोग को हिमालयाज प्रयोग किया गया था, दिखाई दे रहा ना, हिमालयाज प्रयोग किया गया था, जो कि ऑप्शंस में नहीं है। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा नॉन ऑफ द एबव। उम्मीद करते हैं कि ये भी बातें आपको समझ में आया होगा। नॉन ऑफ द एबव इस 5वें नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन। अब क्वेश्चंस 5 क्वेश्चन हो जाते हैं पैसेज के आधार पर। हिंदी इंग्लिश के क्वालिफाई पेपर में ऐसे 5 क्वेश्चन पैसेज पर होते हैं। 5 के बाद जो 3 क्वेश्चन होते हैं उसमें नारेशन दे देता है, वॉइस दे देता है, आर्टिकल दे देता है, या फिर उम्मीद करें कि क्वेश्चन टैग से क्वेश्चंस दिए जा सकते हैं। ठीक है, हो सकता है इट मे बी पॉसिबल कि यहाँ पर आपका साइनोनिम से भी दे दिया जाए। कहता है कि सी इज, देखेंगे अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 6ठा नंबर क्वेश्चन को हम लोग गौर से देखेंगे। प्रश्न कहता है 6ठा नंबर, सी इज डैश एक्ट्रेस, चूज द करेक्ट आर्टिकल। आर्टिकल इसमें से प्रयोग करना है। एक्ट्रेस जब लिखेंगे तो इसमें एक्ट्रेस हो जाएगा। ठीक है, एक्ट्रेस जब आएगा तो इसमें ए दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर AIOU जब रहता है और इसका हिंदी में प्रोनाउंसिएशन भी स्वर हो जाता है, तो उस कंडीशंस में दोस्तों हम लोग एन जो होता है आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार से आप देख सकते हैं सी इज डैश एक्ट्रेस, तो एन एक्ट्रेस इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। उम्मीद करते हैं कि अब तक जो 6 प्रश्न आप लोगों को दिखाया गया वो 6 आप कंफर्टेबल महसूस कर रहे होंगे। कई बार ऐसे भी क्वेश्चन पूछ देता है, जैसे कि किचन में संबंधित क्वेश्चन, मोबाइल से संबंधित क्वेश्चन, मतलब कौन कौन सी चीज़ें मोबाइल्स में होती हैं, कौन कौन सी किचन्स में होती हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन कभी पूछ दिया जाता है। तो हमने एक क्वेश्चन सेट किया क्रिकेट मैच से संबंधित। ठीक है, वो प्रश्न आपके पास 7वां नंबर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। देखिएगा 7वां नंबर क्वेश्चन कहता है विच वर्ड डज नॉट बिलोंग टू क्रिकेट। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड है जो क्रिकेट से बिलोंग नहीं करता है। बड़ा ही शानदार प्रश्न यहाँ पर एक बार फिर से है। फिर से प्रश्न देख लीजिएगा, विच वर्ड डज नॉट बिलोंग टू क्रिकेट, यानी कौन सा वर्ड जो है वह क्रिकेट से नहीं आ जाता है या एग्जिट नहीं करता है क्रिकेट से। गुगली जो है दोस्तों यह एक क्रिकेट का शब्द है, ये स्पिनर लोग फेंकते हैं। सुपर ओवर भी होता है वो समय जब मैच टाई इत्यादि हो जाता है, तो यह भी जो वर्ड है वह क्रिकेट से ही संबंधित है। बाउंड्री तो समझते ही हैं, बाउंड्री लाइन के बाहर गेंद चली गई, दैट्स द 4 रन्स, दैट्स द 6 नंबर्स, दिस बॉल इज फील्डिंग बिफोर बाउंड्री लाइन, इस तरीके से चीज़ें आती है। ठीक है, तो उस प्रकार से इस प्रश्न का विच वर्ड डज नॉट बिलोंग टू क्रिकेट, तो सही आंसर है नॉन ऑफ द एबव, क्योंकि सबके सब क्रिकेट से जो है बिलोंग करते हैं। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ई इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। आइए प्यारे मित्रों आगे बढ़ते चलते हैं। कहता है कि चूज द साइनोनेम ऑफ द अबंडन। तो क्या अबंडन मतलब होता है, देखेंगे यहाँ पर अबंडन का मतलब होता है कि डिजर्ट टाइप का हो जाना, जैसे कि आप उसको छोड़ देना, किसी भी प्रकार से इसमें किसी लाभ इत्यादि महसूस नहीं होना, तो उस कंडीशंस में इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पर इस प्रश्न का हो जाएगा। एक से अधिक, यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी लिखा गया है, लिव भी लिखा गया है, उस कंडीशंस में मोर देन वन ऑफ द एबव इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 8वें का ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अंग्रेजी के ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं, अंग्रेजी में कैसे क्वेश्चन होंगे ये क्वेश्चन हमने आपको दिखा दिया। अब क्वेश्चन नंबर 9 से शुरू होता है, क्या वो है आपको क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 से शुरू होता है प्यारे दोस्तों, वह होता है हिंदी। ठीक है, और इस बार
जो TRE 3 था, जो आपको ये कर दिया गया, एक बार कैंसिल हुआ था, फिर उसको री लिया गया। देखा ये गया है कि दो दो ठो जो है गद्यांश दिया गया था और गद्यांश पर आधारित 5-5 क्वेश्चन, 6-6 क्वेश्चन ऐसे सेट किए गए थे, तो उसी को ध्यान में रखा गया है। हिंदी में कहता है कि गद्यांशों को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा 9 से 20 तक का सही उत्तर दीजिए। यानी इसमें 2 गद्यांश होंगे। पहला नंबर गद्यांश आइए पढ़ते हैं और इसका आंसर करने की कोशिश कीजिएगा। बड़ा ही शानदार प्रश्न है। जिंदगी के असली मजे उनके लिए नहीं है जो फूलों की छांव के नीचे खेलते हैं। बड़ा शानदार क्वेश्चन है। कहता है पहले गद्यांश को समझिए, क्योंकि इसी गद्यांश से क्वेश्चंस निकलेगा। जिंदगी के असली मजे उनके लिए नहीं है जो फूलों की छांव के नीचे खेलते और सोते हैं, ठीक है, बल्कि फूलों की छांव के नीचे अगर जीवन का कोई स्वाद छिपा है तो वह भी उन्हीं के लिए है जो दूर रेगिस्तान से आ रहे हैं, जिनका कंठ सूखा हुआ है, होठ फटे हुए हैं और सारा बदन पसीने से तर है। पानी में जो अमृत वाला तत्व है उसे वह जानता है जो धूप में खूब सूख चुका है, वह नहीं जो रेगिस्तान में कभी पड़ा ही नहीं है। देख लीजिए, अब ये ऐसा मतलब आपके पास गद्यांश लिखा गया है कि थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगी, लेकिन जब क्वेश्चन देखिएगा और गद्यांश पर आइएगा तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। इसलिए पहले ध्यान से देखिए। जिंदगी के असली मजे उनके लिए नहीं है जो फूलों की छांव के नीचे खेलते और सोते हैं, बल्कि फूलों की छांव के नीचे अगर जीवन का कोई स्वाद छिपा है तो वह भी उन्हीं के लिए है जो दूर रेगिस्तान से आ रहे हैं, जिनका कंठ सूखा हुआ है, होठ फटे हुए हैं और सारा बदन पसीने से तर है। पानी में जो अमृत वाला तत्व है उसे वह जानता है जो धूप में खूब सूख चुका है, वह नहीं जो रेगिस्तान में कभी पड़ा ही नहीं है। पढ़ने की कला हिंदी के लिए इंपॉर्टेंट रखता है। जब पढ़ने की कला आ जाएगी ऑटोमेटिक उसमें से आंसर्स आपको नजर आने लगेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग इसी पर आधारित पहले 9 से 5 या 6 क्वेश्चंस देखते हैं कहाँ तक ये प्रश्न पूछता है, ठीक है। तो आइए पहला प्रश्न देख लीजिएगा इसी गद्यांश पर। प्रश्न है कि यह गद्यांश किसका लिखा हुआ है। अब लीजिए, ये बिल्कुल ही गायब हो गया। अब तो अगर आप नहीं जानते हैं ऐसे में ही 1-2 नंबर कट जाते हैं। कहा कुछ और गया होता है, पूछा कुछ और गया होता है, ऐसे में आपके नंबर्स कट जाते हैं। यह गद्यांश किसका लिखा हुआ है? तो दोस्तों यह गद्यांश रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका याद रखिएगा, जो कि बिल्कुल ही एक अजीबा सा क्वेश्चन था, लेकिन हो सकता है 10वां आप निपटा दीजिए। 10वां नंबर क्वेश्चंस को गौर से देखिए। 10वां नंबर क्वेश्चन कहता है जिंदगी के असली मजे किनके लिए हैं। जिंदगी के असली मजे किनके लिए हैं? जो आराम करते हैं, बिल्कुल नहीं। जो परिश्रम करते हैं, जो शहर में रहते हैं। शहरी लोग छोड़ दीजिए, ये है इस परिश्रम करने वाले लोगों को ही जिंदगी का असली मजा पता चलता है। जो गद्यांश में दिया गया है कि जीवन का असली मजा किनके लिए है, तो जो परिश्रम करते हैं उन्हीं को जिंदगी का असली मजा पता चल पाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर था। अगला क्वेश्चन गौर से देखिएगा। चैनल पर नए आ रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि जितने भारी मात्रा में आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, हम कड़ी मेहनत के साथ आपके लिए वीडियोस लेकर के आते रहेंगे। प्रश्न है उपर्युक्त गद्यांश में किस बात के महत्व को बताया गया है? प्रकृति के बारे में बताया गया, जीवन के बारे में बताया गया, श्रम के बारे में बताया गया। उपर्युक्त में से एक से अधिक सही है, उपर्युक्त में से कोई सही नहीं है। तो जितना कुछ भी इस गद्यांश ने कहा, उस गद्यांश का सिर्फ और सिर्फ एक ही फोकस था, एक ही उसका टारगेट था कि वो श्रम करने वालों पर फिदा हो जाती है। जिंदगी के असली मज़ा श्रम करने वालों को ही मिलती है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको टैग करने अब क्वेश्चंस आ गए होंगे। अगला प्रश्न देख लीजिए। जो धूप में, बड़ा ही अच्छा शब्द लिखा गया है, कहता है जो धूप में खूब सूख चुका है से अभिप्राय है। मतलब जो धूप में खूब सूख चुका है उससे क्या मतलब है? यहाँ पर जो लेखक है वो किन के बारे में कहना चाहता है, ठीक है। तो देख लीजिएगा, कड़ा परिश्रम करने वाला
को जो धूप में खूब सूख चुका है कहा गया है, धूप सेंकना कहा गया है, या जो बीमार पड़े हुए हैं उनको कहा गया है। उपर्युक्त में से एक से अधिक सही है, उपर्युक्त में से कोई सही नहीं है। बड़ा ही जबरदस्त प्रश्न है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा जो धूप में खूब सूख चुका है। इससे अभिप्राय है कि जो कड़ा परिश्रम करने लगा है, यानी कि जो कड़ा परिश्रमी है उसी को कहा गया है यहाँ पर जो धूप में खूब सूख चुका है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अमृत वाला, बड़ा ही जबरदस्त प्रश्न। एक और क्वेश्चन, सारे क्वेश्चंस को आपको दिमाग थोड़े से लगाने की आवश्यकता है और हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अमृत वाला तत्व का तात्पर्य ये है, अमृत वाला जो तत्व है उसका मतलब क्या है? जीवन का सार, अमृत, जीवन का रहस्य। उपर्युक्त में से एक से अधिक सही है, उपर्युक्त में से कोई सही नहीं है। तो अमृत वाला तत्व का तात्पर्य इस गद्यांश में है कि अमृत वाला तत्व मतलब वह व्यक्ति जो जीवन का सार समझ चुका हो। ठीक है, जीवन की तरीका सीख चुका हो कि बिना परिश्रम का कुछ होने वाला नहीं है। इस गद्यांश के आधार पर अमृत वाला तत्व का मतलब जीवन का सार यहां पर हो जाएगा। लीजिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। गद्यांश में आए हुए, देखिए उसी में से क्वेश्चंस जो है व्याकरण वाले आपको ये कर दिया जाता है। गद्यांश में आए हुए छाया शब्द का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन है? देख रहे हैं, गद्यांश में आए हुए छाया शब्द का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन है? तो गद्यांश में जो छाया शब्द आया है उसके लिए परछाई भी सही है, प्रतिबिंब भी सही है, साया भी सही है। ये तीनों का मतलब जो होता है ना, छाया ही होता है। ऐसे में आपको लगता होगा दोस्तों कि यहाँ पर छाया, प्रतिबिंब, साया, ये तीनों के तीनों जो ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहा है ये सबके सब सही है। उस प्रकार से इसका सही आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक सही आंसर है। गद्यांश में आए हुए छाया शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो उपर्युक्त में से एक से अधिक सही है। आइए गद्यांश नंबर 2 देख रहे हैं ना, गद्यांश एक नहीं गद्यांश 2 अब रह रहे हैं, इसलिए 2 गद्यांशों को हमने सेट किया है। देख लीजिए, कहता है गद्यांश नंबर 2 में, गौर से देखिए, गद्यांश नंबर 2 को थोड़ा सा और बेहतर तरीके से पढ़ना होगा क्योंकि गद्यांश 2 गद्यांश 1 की तुलना में थोड़ा ज़्यादा कठिन होता है। भूषण महाराज ने विषय और विशेषता नायक चुनने में बड़ी बुद्धिमत्ता से काम लिया है। ठीक है, भूषण महाराज के बारे में बताया गया है। भूषण महाराज ने विषय और विशेषता नामक चुनने में बड़ी बुद्धिमत्ता से काम लिया है। शिवाजी और छत्रसाल से महानुभावों के पवित्र चरित्रों का वर्णन करने वालों की जितनी प्रशंसा की जाए थोड़ी है। शिवाजी ने एक समझदार और बीजापुरधीश के नौकर के पुत्र होकर चक्रवर्ती राज्य स्थापित करने की इच्छा को पूर्ण सा कर दिखाया और छत्रसाल बुंदेला ने जिस समय मुगलों का सामना करने का साहस किया उस समय उसके पास केवल 5 सवार और 25 क्या थे? पैदल थे। इसी सेना से इस महानुभाव ने दिल्ली का सामना करने की हिम्मत की और मरते समय अपने उत्तराधिकारियों के लिए 2 करोड़ वार्षिक मुनाफे का स्वतंत्र राज्य छोड़ गए थे। ये एक गद्यांश है जो आपके पास रखे गए हैं। ठीक है, इसको एक बार और रीडिंग करने की आवश्यकता पड़ेगी, तब जाकर के क्लियर होगा, नहीं तो गद्यांश ही समझ में ना आएगा तो उसका आंसर क्या करेंगे। कहता है भूषण महाराज ने विषय और विशेषता नामक चुनने में बड़ी बुद्धिमत्ता से काम लिया है। शिवाजी और छत्रसाल से महानुभावों के पवित्र चरित्रों का वर्णन करने वालों की जितनी प्रशंसा की जाए थोड़ी है। शिवाजी ने एक समझदार और बीजापुरधीश के नौकर के पुत्र होकर चक्रवर्ती राज्य स्थापित करने की इच्छा को पूर्ण सा कर दिखाया और छत्रसाल बुंदेला ने जिस समय मुगलों का सामना करने का साहस किया उस समय उसके पास केवल 5 सवार और 25 पैदल थे। इसी सेना से इस महानुभाव ने दिल्ली का सामना करने की हिम्मत की और मरते समय अपने उत्तराधिकारियों के लिए 2 करोड़ वार्षिक मुनाफे का स्वतंत्र राज्य छोड़ दिया। अब स्पष्ट हो चुका होगा कि यह गद्यांश क्या कहा है। तो आइए प्रश्न कहता है महाकवि, देखेंगे प्रश्न को ध्यान से। 15 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है, देखिएगा,
महाकवि भूषण दरबारी कवि थे, उनके आश्रयदाता राजा का नाम क्या था? ठीक है, महाकवि भूषण दरबारी कवि थे, उनके आश्रयदाता छत्रसाल, औरंगजेब, शिवाजी। उपर्युक्त में से एक से अधिक है, उपर्युक्त में से कोई सही नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है कि महाकवि भूषण दरबारी कवि थे, उसके आश्रयदाता राजा कौन थे? शिवाजी। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, देख लीजिएगा। प्रश्न कहता है प्यारे दोस्तों कि छत्रपति शिवाजी की प्रशस्ति में लिखे गए 2 काव्य ग्रंथों के नाम हैं। ठीक है, आ जाइए थोड़ा सा ये आपको यहाँ गद्यांश से थोड़ा सा हट करके थोड़ा सा आपके डीप नॉलेज लेने की कोशिश किया गया है। ठीक है, तो इस प्रश्न को, छत्रपति शिवाजी की प्रशस्ति में लिखे गए 2 काव्य ग्रंथों के नाम हैं शिवा भवानी, शिवराज भूषण, शिवा चरित्र, शिवा विलास, शिवा वैभव। उपर्युक्त में से एक से अधिक सही है, उपर्युक्त में से कोई सही नहीं है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा, शिवा भवानी और शिवराज भूषण ये छत्रपति शिवाजी की प्रशस्ति में लिखे गए 2 काव्य ग्रंथों के नाम आपको दिखाए गए हैं। ठीक है, 1-2 क्वेश्चंस ऐसा आएगा जिससे आपको लगेगा कि भाई ये तो गद्यांश में था ही नहीं, लेकिन गद्यांश से ही रिलेटेड होगा जो आपकी डीप नॉलेज की परख करती है। ठीक है ना, और ऐसे हम लोग को 9 से 10 अंक की यानी कुल मिलाकर के 15 से 16 अंक कर दीजिए और उसके बाद चुप हो जाइए, उसके बाद क्वेश्चन को जहाँ तहाँ टैग कर दीजिए। इस गद्यांश का सार्थक शीर्षक हो सकता है, इस गद्यांश का सार्थक जो शीर्षक होगा वह निम्नलिखित में से कौन होगा? भूषण विवेक, भूषण की बुद्धिमत्ता, भूषण की कला। उपर्युक्त में से एक से अधिक सही है, उपर्युक्त में से कोई सही नहीं है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर हो सकता है कि सार्थक शीर्षक जो है ना वो भूषण जी की बुद्धिमत्ता की बात की गई है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा कि इस गद्यांश का सार्थक शीर्षक भूषण की बुद्धिमत्ता हो सकती है। ठीक है, जो दिए गए ऑप्शन हैं। आइए 18 नंबर क्वेश्चन है, छत्रसाल। देखेंगे प्रश्न को ध्यान से देखिए, थोड़ा सा हम सेटिंग यहाँ पर नहीं कर पा रहे हैं, थोड़ी सी समस्या आ रही है, बट कोई बात नहीं है, आपके काम आसानी से हो जा रहे होंगे। छत्रसाल बुंदेला ने जिस समय मुगलों का सामना किया, ठीक है, यहाँ पर जिस ऐसे हो जाएगा, छत्रसाल बुंदेला ने जिस समय मुगलों का सामना किया उस समय उनके पास क्या थे? 2 सवार 5 पैदल, 5 सवार 25 पैदल, 25 सवार और 2 पैदल। बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, 18 नंबर प्रश्न का सही आंसर है। तो 5 सवार और क्या 25 पैदल उनके पास थे। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा जो गद्यांश में दिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भूषण का प्रिय काव्य रस निम्नलिखित में से कौन है? ये उन लोगों के लिए है जो भूषण के बारे में कभी ना कभी पढ़ाई किए। भूषण का प्रिय काव्य रस क्या है? तो भूषण जी वीरता के बारे में अधिकांशतः लिखते थे, और इस को जब आपने देखा, जब इसको आपने पढ़ा तो उस समय भी आपको दिखाई दे रहा होगा कि वीरता से ही संबंधित है। तो भूषण का प्रिय काव्य रस ये आपकी इंटरनल सोच को देखता है कि आप कहाँ तक हिंदी में अपने दिमाग चला रहे हैं। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है कि भूषण का प्रिय काव्य रस जो था वो वीर था। ठीक है, वीर रस के कवि के रूप में जाने जाएंगे। आइए अगला क्वेश्चन आपके सामने है और देख लीजिएगा, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। ठीक है, यह प्रश्न है 20वां नंबर। 20वां नंबर प्रश्न देख लीजिएगा। 20वें नंबर क्वेश्चन है कि गद्यांश में प्रयुक्त होने वाला शब्द उत्तराधिकारी में कौन सा समास प्रयुक्त किया गया है? तो जिसका उत्तर पद प्रधान होता है। गद्यांश में प्रयुक्त होने वाले शब्द उत्तराधिकारी में कौन सा समास प्रयुक्त हुआ गया है? ठीक है, तो उत्तर पद प्रधान तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अब खटाखट यहाँ से आंसर निकलेगा। गद्यांश में प्रयोग होने वाले शब्द उत्तराधिकारी में कौन सा समास प्रयोग किया गया है? तत्पुरुष समास इस प्रश्न का सही आंसर है। आगे देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है, प्रश्न कहता है निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। जो दिया गया है यह वर्ड दिए गए हैं, जैसे शब्द देखिए, सब दीर्घायु ही लिखा गया है, लेकिन शुद्ध रूप से कौन लिखा गया है? निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ये दीर्घायु है, ये दीर्घायु है, ये दीर्घायु है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये
बिल्कुल सटीक आंसर लग रहा होगा कि जो दिया गया ऑप्शन है उसमें दीर्घायु ये वाला सही लिखा गया है। ठीक है, आगे प्रश्न देखते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक हमसे क्लास लेने की कोशिश कीजिएगा। जितने भारी मात्रा में लाइक उतने भारी मात्रा में आपके क्लासेस, और जितने ज़्यादा व्यूज़ उतने ज़्यादा हमारे पास एनर्जी, और एनर्जी के साथ काम किया जाएगा। हिंदी वर्णमाला में अयोग्यवाह वर्ण कौन से हैं? तो देखिए, हिंदी वर्णमाला में अयोग्यवाह जो होती है अ, आ, अन, अ, उ, निम्नलिखित में से कौन सही है? तो आप समझ गए होंगे, अन और अ को अयोग्यवाह कहा जाता है, अयोग्यवाह। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते चलते हैं। क्वेश्चन है अगला, ध्यान से देखिए। विज्ञान शब्द में कौन सा उपसर्ग जुड़ा हुआ है? ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन। विज्ञान शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयोग किया गया है? तो विज्ञान शब्द में कौन सा उपसर्ग है दोस्तों? विज्ञ, ज्ञान और वी। उपसर्ग वह है जो आगे आकर लगता है, तो ज्ञान में वी लग जाएगा तो विज्ञान हो जाएगा विशेष ज्ञान। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये भी प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। आइए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन। पीताम्बर में कौन सा समास है? ठीक है, पीताम्बर जो अपना मूल स्थान छोड़ करके किसी दूसरे के बारे में बताना शुरू कर ले दोस्तों, उस कंडीशंस में उसको हम लोग बहुब्रीहि समास के नाम से जानते हैं। पीता जो अंबर, यानी देखा पीताम्बर, यह किस में है? ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। यानी कि बहुब्रीहि समास इस प्रश्न का राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। ठीक है, आगे क्वेश्चन है, सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? बढ़िया क्वेश्चन है, अब खटाखट आप आंसर कर रहे होंगे। सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? सही आंसर है, सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग रूप सूर्या है। ठीक है, सूर्या जो है स्त्रीलिंग रूप है किसका? सूर्य का। ये भी क्वेश्चन आपका हो गया खत्म। आइए देख लेते हैं, कारक के कितने भेद होते हैं? संबोधन को अगर शामिल कर लेंगे, जैसे कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से जुदाई, तो यहां पर कह रहा है कि कारक के कितने क्या होते हैं? भेद हैं। तो कारक के भेदों की संख्याएं 8 हो जाएंगी। ऑप्शन नंबर यानी कि बी 8, यानी संबोधन को शामिल कर लेने से उस कंडीशंस में इनकी संख्याएं 8 हो जाती है। आप आसानी से जानते होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर। 26 नंबर क्वेश्चंस को हम लोग तो पढ़िए लिए, 27 नंबर देखते हैं। 27वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि संविधान में हिंदी को डैश कहा जाता है। संविधान में हिंदी को निम्नलिखित में से क्या कहा जाएगा? आर्य भाषा, संपर्क भाषा, राष्ट्रभाषा, उपर्युक्त में से एक से अधिक सही, उपर्युक्त में से कोई सही नहीं है। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा कि संविधान में हिंदी को निम्नलिखित में से क्या कहा जाएगा? उपर्युक्त में से कोई सही नहीं है, क्योंकि संविधान में हिंदी को राजभाषा कहा गया है। क्या कहा जाएगा? राजभाषा। हिंदी जो है एक राजभाषा के रूप में जानी जाती है, जो कि ऑप्शंस में आपके पास उपस्थित नहीं है। आगे बढ़ते चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 बस, और उसके बाद 3 क्वेश्चन होंगे। मजदूर मेहनत करता है, देख लीजिएगा, बढ़िया क्वेश्चन। मजदूर मेहनत करता है किंतु उसके लाभ से वंचित रहता है। ठीक है, मजदूर मेहनत करता है किंतु इसके लाभ से वंचित रहता है। यह किस प्रकार का वाक्य है? सरल है, मिश्र है, वाक्य है। किंतु और की से जब वाक्यों को जोड़ दिया जाए दोस्तों, तो उस समय वह वाक्य जो होता है संयुक्त वाक्य हो जाता है, ज्वाइंट जो है सेंटेंस के रूप में आ जाएगा। तो मजदूर मेहनत करता है किंतु उसके लाभ से वंचित रहता है, यह एक संयुक्त वाक्य है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि यह भी प्रश्न आपका क्लियर हो गया होगा। आइए देखते हैं, बस मतलब आधे घंटे के अंदर आप निपटा लेंगे एग्जामिनेशंस में। थोड़ा सा गहन है, पढ़िए। उड़ती चिड़ियों के पंख गिनना, इस मुहावरे का क्या अर्थ है? बहुत बढ़िया मुहावरा आपके पास है। इस मुहावरे का अर्थ तलाशिए, तलाशिए इस मुहावरा का अर्थ क्या है। उसके बाद अंतिम नंबर क्वेश्चन आपके पास आ जाएगा। कहता है कि उड़ती चिड़ियों के पंख गिनना, इस मुहावरा का क्या अर्थ है? जिनके पास एक्सपीरियंस होगा, लोग बोलते हैं ना कि हम उड़ती हुई चिड़िया को देख करके बता देंगे, ठीक है, और उसके बाद चलते हुए आदमी का पैर देख करके हम बता देंगे कि वो क्या करने जाता है। ये दोस्तों अनुभव की बात होती है, ठीक है। तो उड़ती चिड़ियों के पंख गिनना, इस मुहावरे का क्या अर्थ है? सही बात है कि ज्यादा अनुभवी होना। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते चलते हैं दोस्तों, अगला नंबर क्वेश्चन आपके सामने है और प्रश्न कहता है, जाके पांव न फटे बिवाई। बड़ा शानदार,
देखिए, जाके पाँव न फटे बिवाई, सो क्या जाने पीर पर आई। इस लोकोक्ति का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? जाके पाँव न फटे बिवाई, सो क्या जाने पीर पर आई। इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? दयालु होना, कठोर होना, जिसके ऊपर गुजरता है वही जानता है। उपर्युक्त में से एक से अधिक सही, उपर्युक्त में से कोई सही नहीं है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है कि जिसके ऊपर गुजरता है दोस्तों, वही जानता है कि पीड़ा क्या कहलाती है। तो उम्मीद करते हैं कि आज के इस सेशन आपके लिए अच्छा महसूस हुआ होगा, सेशन बेहतर लगा होगा और आप 100% एक एक क्वेश्चंस कर पाएंगे। तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपने कुल कितने सही आंसर्स किया है, और चैनल पर जाते जाते सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इससे आपको हमसे ज़्यादा लाभ होने वाली है। शुक्रिया, जय हिंद। मिलेंगे अगले सेशन के साथ।